नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन के 3 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो गुजर चुका है। सरकार है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान है कि वो घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। इसी श्रृंखला में आपने बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर देखे हैं। आज हमारे साथ चौधरी मनीष भारती हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, मित्र हैं। चौधरी महाराज सिंह भारती एक ऐसा नाम बहुजन मूवमेंट का खासतौर से मैं कहूँ कि जिन्होंने युवाओं को वैज्ञानिक सोच दी, उनके पौत्र हैं। उनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि वो इस आंदोलन का क्या भविष्य देखते हैं। मनीष भाई, 3 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया, सरकार नहीं मान रही, क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, आंदोलन जब भी होते हैं उनके बहुआयामी असर होते हैं। ये कह देना कि कुछ मांगों को मांग लेना ही आंदोलन सफल है या असफल है, ये बहुत छोटी संकीर्ण नज़रिया होगा किसी आंदोलन को देखने के लिए। ये जो आंदोलन आज की तारीख में किसानों का है, ये विश्वव्यापी असर अपना छोड़ रहा है। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ट्रिब्यून का, देवेंद्र शर्मा जी का आर्टिकल है, जहां उन्होंने बताया किस तरीके से स्पेन ने एमएसपी को लीगल गारंटी दे दी। तो जब पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, भारत के किसान को एक उम्मीद के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसान और मोदी सरकार की नहीं है। ये लड़ाई बुनियादी तौर पर पूंजीवाद और समाजवाद की जो मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता है जो पूंजी को संगठित करके किन्हीं 2-4 लोगों को देना चाहती है। वहीं एक समाजवाद की व्यवस्था है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लेकर उसमें अपने संसाधनों को बांटकर देश को आगे उन्नति कराती है। तो ये लड़ाई पूंजीवाद और उस व्यवस्था के बीच में है जो व्यवस्था आम आदमी से जुड़ी हुई है। जो बात आप इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं, ये बात सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, सरकार को समझ में आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार जिस स्कूल से पढ़ के आई है वहाँ समाजवाद का कोर्स नहीं है। सरकार, आप समझिए कि यहाँ मोदी, मैं अक्सर कहता हूँ अपने सभी इंटरव्यूज़ में कि मोदी रेलेवेंट नहीं है, मोदी इररेलेवेंट है। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी की जगह कोई और व्यक्ति भाजपा का प्रधानमंत्री होता, क्या वो उसका चाल चरित्र और आचरण अलग होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जिस आरएसएस के स्कूल से ये लोग पढ़ के आते हैं, उस स्कूल में जो पूंजीवाद है उसको ही पढ़ाया जाता है। वहाँ समाजवाद को, या जहाँ जन भावनाओं की कद्र करने की बात होती है, लोगों की भावनाओं को मानने की बात होती है, आदर करने की बात होती है, उन पे आधारित नीतियों को बनाने की बात होती है, वो उस पाठशाला में पढ़ाई नहीं जाती। तो यही वो कारण है कि ये लोग जानते हैं कि ये इस देश को की पूंजी को संगठित करके कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हैं। जैसे कि अभी एक नेता ने पार्लियामेंट में कहा कि हम दो और हमारे दो, वो बिल्कुल सही डायलॉग है इन लोगों के लिए। लेकिन देश का जो बहुसंख्यक समाज है, अभी उस समाज को भी ये समझना होगा कि नेता विशेष नहीं होता। जैसे कि चौधरी महाराज सिंह भारती कहते थे कि देश नेताओं से नहीं, नीतियों से चलता है। आज अगर आप देखेंगे तो वो बात आपको बिल्कुल सत्य समझ में आएगी। अगर आज नीति लोगों के अनुसार होगी तो देश तरक्की करेगा। अगर आज नीति व्यक्ति के आधार पे चलेगी तो देश गर्क हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं जीडीपी खत्म हो गया है, आज हम देख रहे हैं किसान अनरेस्ट है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आप व्यक्तिवाद में चले गए। अब व्यक्तिवाद तो हमेशा ऐसे ही होता है, पहले भी ये देश व्यक्तिवाद का समर्थक बना। जब हमने देखा कि बरुआ साहब ने कह दिया लोकसभा में कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी व्यक्तिवाद था, तब इस देश में इमरजेंसी लगी थी। आज फिर एक व्यक्तिवाद है कि साहब मोदी ही है तो मुमकिन है, और मोदी, एक भक्ति काल चल रहा है मोदी का। तो आज फिर देश में एक तरीके का अघोषित आपातकाल हम की स्थिति देख रहे हैं। हम देख रहे हैं जजमेंट्स किस तरीके के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बलात्कारी से कह रही है कि भाई तुम शादी करोगे क्या? मतलब ये जो बेसिकली क्या है, ये मानसिकता है। तो विचारधारा के आधार पे अब इस देश को सोचना होगा। राजनीतिक निर्णय विचारधाराओं के आधार पर लेने होंगे, और जब तक ये देश व्यक्तिवाद के आधार पर चलेगा, और जब कभी चला है व्यक्तिवाद के आधार पर, हमेशा देश और समाज बर्बाद हुआ है। मनीष भाई, एक बड़ा सवाल है, सरकार को ये लग रहा है कि एक बड़ा डेंट सरकार को होने वाला है। अगर आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो शायद 2024 की जो राह है वो उतनी आसान नहीं होगी। सरकार भी जा सकती है, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो मतलब सुधार नहीं कर रही है। सरकार बात करने को तैयार नहीं है। 22 तारीख को लास्ट बातचीत हुई थी, 1 महीने से का लगभग समय ज़्यादा हो गया, बातचीत भी नहीं हो पाई। कब तक ऐसे लोग खुले आसमान के नीचे पड़े रहेंगे? देखिए राहुल भाई, इसको 2 तरीके से देखना होगा। मैं अक्सर बीजेपी वालों से, और कुछ आप मीडिया भाई पूछ लेते हैं सवाल, मैं कहता हूँ कि भाई इस देश में सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री कौन है?
तो भाजपा वालों से पूछो तो वो कहते हैं सरदार मनमोहन सिंह सबसे कमज़ोर प्रधान। और हम उनसे पूछते भाई सबसे बड़ा आंदोलन कौन था, कौन सा था हाल फिलहाल में? अब क्योंकि उसमें भाजपा और आरएसएस और संघ लगा हुआ था उस आंदोलन में, तो वो कहते हैं अन्ना का आंदोलन सबसे बड़ा था। अब मैं यहाँ एक मेरा छोटा सा सवाल उनसे रहता है, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप जवाब, अगर हो सकता है मेरी जानकारी कम हो आप बढ़ा दीजिए। इस देश का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री तथाकथित जिसको कहा जाता है मनमोहन सिंह, और देश के सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन जो पूरे देश में हुआ, आप मुझे याद करके बताइए उस अन्ना आंदोलन की कौन सी शर्त उस कमज़ोर प्रधानमंत्री ने मानी? एक सिंगल शर्त नहीं मानी। तो समझना यहाँ ये पड़ेगा कि ये बात कोई मोदी में कोई सुरखाब के पर नहीं है, ये सरकार कोई बहुत मजबूत या कमज़ोर सरकार नहीं है। हमेशा जो सरकारें होती हैं वो आम आदमी से, समाज से ताकतवर होती हैं, उन पे संसाधन होते हैं, उनके पास जो है व्यवस्था होती है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास कानून की ताकत है। तो कुल मिला के सरकार अगर नहीं माने किसी आंदोलनकारी की बात, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आंदोलन विफल हो गया या सरकार बहुत मजबूत है इसलिए नहीं मान रही। कहीं ना कहीं बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर सरकार आम लोगों की तरफ खड़ी है, आम लोगों के हित में खड़ी है, तो जैसे ही कोई जन आक्रोश बढ़ता है तुरंत सरकार उस बात को समझ लेती है। दूसरी बात अगर आप देखें कि जैसे आजकल कल संयुक्त मोर्चे ने भी कहा है कि वोट की चोट इन्हें दी जाएगी, तो आप इस बात को दूसरे तरीके से समझिए कि 2018 में, अगर मुझे सही सन याद है राहुल भाई, जो ST/SC एक्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट से एक्ट पे जो आया था, यही मोदी सरकार 24 घंटे में घुटनों के ऊपर थी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का के वर्डिक्ट के खिलाफ जाके और लोकसभा में नए अध्यादेश लाई और कानून बनाया। और वो सरकार, वो मोदी सरकार जो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी हिमायत रही, इनकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा रहा है वो, कि भाई ये ऐसा होना चाहिए और ये कानून गलत है। लेकिन जब जन आक्रोश हुआ, जब लोगों के बीच में उसके खिलाफ हुआ कि भाई ये हमारे हकों का हनन हो रहा है, तो यही मोदी सरकार घुटनों के बल थी। यही मोदी सरकार जब जमीन अधिग्रहण का कानून आया तो घुटने के बल थी। तो दरअसल क्या है कि ये सरकार जो है पिछले 6 सालों में इस नतीजे पे पहुंची है कि इन्हें सिर्फ चुनाव के हार जीत और नफ़े नुकसान से फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये आज बात नहीं कर रही है। ये सरकार कब बात करेगी किसानों से? जब कल वेस्ट बंगाल का चुनाव हो जाएगा, 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव तक इन्होंने किसान को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और ये एक बार फिर साबित करता है कि ये जो सरकार है इसका आम आदमी, आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और ये कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम किसान हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। ये चाहे किसान को अन्नदाता कहें, चाहे इस आंदोलन को पवित्र आंदोलन कहे, लेकिन ये उस तरीके के लोग हैं जिनके जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है और किसान के विरुद्ध ही इन लोगों की मानसिकता है और उसी तरीके से इनका आचरण है। आज से नहीं, आज़ादी से पहले की इनकी धारणा देख लीजिए, आज़ादी के बाद देख लीजिए। ये जिस स्कूल से पढ़ के आते हैं वहाँ किसान विरोध ही इन्हें सिखाया जाता है। मनीष भाई, चलते चलते एक सवाल, लास्ट सवाल, आपको आपकी बातों से लगा, और मैं तमाम किसान नेताओं को देख रहा हूँ, उनकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये जो आंदोलन है गद्दी वापसी की तरफ जा रहा है। सवाल गद्दी वापसी का नहीं है, सवाल यह है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे को आतंकवादी कह रहा है, हमारे वजूद पे सवाल खड़ा कर रहा है। मैं राहुल भाई यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, 26 जनवरी का अक्सर जिक्र होता है, क्यों आया किसान? क्या ये सवाल इस देश ने अपने आप से पूछा है? क्योंकि जब लगभग 60-65 दिन उस आंदोलन को तब तक हो चुके थे, इस देश की सरकार ने इस देश के किसान को किसान मानने से इनकार किया। जब आप किसान को किसान नहीं मान रहे तो किसान ने कहा कि ठीक है भाई, मेरी 2 ही पहचान है, एक वो तिरंगा मेरी पहचान है जिसमें मेरे बच्चे सरहद से लिपट के आते हैं, जिनकी लाशें मेरे यहाँ आती हैं, और दूसरा मेरे पास वो ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर मेरी पहचान है। एक ट्रैक्टर जो है वो कोई शहर का आदमी नहीं लेता, ट्रैक्टर किसान की पहचान है। तो उस ट्रैक्टर को लेके जब वो यहाँ पर आता है दिल्ली में और अपनी मांगों के लिए सरकार उस 26 जनवरी के पर्व को मनाता है, तो वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से सरकार ने अपने लोगों को जाके घुसा के आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश करी और किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। हम भी ये मानते हैं कि 26 जनवरी में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपके ज़रिए एक और बड़ा सवाल उठा देना चाहता हूँ, वो मीडिया के लिए भी है
और वो बाकी लोगों के लिए भी है कि उन्हीं 26 जनवरी को हमने एक वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, जहां 26 जनवरी के दिन एक ट्रैक्टर पे 2 तिरंगे लगे हुए थे, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस का एक जवान और सीआरपीएफ का एक जवान बाकायदा डंडा मार के उस तिरंगे को तोड़ता है और उसे ज़मीन पर डालता है। अब मेरा सवाल ये है राहुल भाई कि जब आप तिरंगे को नीचे तोड़ के डाल रहे हैं, किसने तोड़ के डाला? उन्होंने तोड़ के डाला जिनकी लाइन ऑफ ड्यूटी में आता है तिरंगे के सम्मान की रक्षा करना, जिनका ड्यूटी है कि चाहे कोई इस देश में अगर कोई अपमान करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोके, उसको गिरफ्तार करे। जब वही पुलिस के जवान, जब वही सीआरपीएफ के जवान जब तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उस पर डंडा मार रहे हैं, उसको पैरों तले रौंद रहे हैं, तो इस देश के गृह मंत्री को सीधे तौर पे इसका जवाब देना चाहिए। और अगर इस देश में सिर्फ इसलिए किसान नेताओं पे मुकदमे किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसानों का आह्वान किया और उसमें से कुछ किसानों ने जो है लाल किले पे जाके विरोध किया है, तो और उसके लिए उनके खिलाफ सेडिक्शन के चार्जेस लग रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के और ध्वज के अपमान के मुकदमे लग रहे हैं, तो इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के नीचे आती है। दिल्ली पुलिस अगर तिरंगे का अपमान करती है तो उसकी जवाबदेही किस पर है? अगर किसान किसी तरह की हरकत करते हैं, लाल किले पे जाते हैं, तो उसके लिए अगर किसान जिम्मेदार है, तो दिल्ली पुलिस ट्रेंड फोर्स वर्दी में होकर अगर तिरंगे का अपमान करती है, तिरंगे को पैरों तले रोनती है, तो उसकी जवाबदेही इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देनी होगी। उनके खिलाफ भी उसी तरीके से मुकदमे होने चाहिए जैसे इस देश के किसानों के खिलाफ हो रहे हैं, तो हम मानेंगे कि लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र जीवित है। एक तरफा कार्रवाई आप किसानों को कर रहे हैं, उनको गिल्ट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, पैरों तले खुद सुरक्षा बल उसको तिरंगे को रौंद रहे हैं और इस देश की कोई व्यवस्था उसको संज्ञान नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, दिल्ली पुलिस ने कोई कमेटी नहीं बिठाई उन पुलिस वालों के खिलाफ। क्या कर रहा है ये देश? अगर तिरंगे से प्यार है तो उन लोगों के खिलाफ और देश के गृह मंत्री के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप थे चौधरी मनीष भारती, बड़े मुखर तरीके से उन्होंने तमाम 26 जनवरी का मामला हो, चाहे पूरा किसान आंदोलन पर उन्होंने बताया, किसान आंदोलन के भविष्य में कौन सी और क्या चीज़ें छुपी हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर।